हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। देखिए, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो वहां समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि समाज भी हिंदी ग्रामर का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, समाज मैंने आपको पढ़ा दिया है। पढ़ाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अच्छे से पहले उसको एक्सप्लेन किया है और रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आगे आज मैं आपको करा रही हूँ उसके क्वेश्चंस, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ कि 30 या 31 क्वेश्चंस मैं उसके आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज आगे उसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, और सारे ये क्वेश्चन समाज के आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जितने क्वेश्चंस मैंने कराए आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आप यकीन के साथ ट्रस्ट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा कि इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया ना, जितने मैंने कराए हैं, तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। मैंने इतनी प्रैक्टिस इनकी कराई और इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि आपको समाज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बात ना करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी समाज के क्वेश्चंस, जो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप कोई भी टैट एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि अभी यूपी टैट होने वाला है बच्चों का, तो वहाँ समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर आप एच टैट वगैरह देंगे तब भी उसमें भी आपको समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर हर टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से आज मैं स्टार्ट करूंगी और इसी वीडियो में कंप्लीट सारे क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मैंने आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताया था अपने लास्ट वीडियो में, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वन बाय वन, सारे ही समास को डिटेल पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं दोबारा से बताती हूँ कि बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं। बहुव्रीहि समास वो होता है जो दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। ठीक है, दो शब्द वो अर्थ ना देकर अलग ही अर्थ हमें देते हैं, तो उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। देखें, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है चौराहा। चौराहा तो होगा नहीं, चौराहा मीन्स चार राहों का समूह हो गया। चार राहों का जो रास्ता होता है उसको कहते हैं हम चौराहा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि चार इसमें आ गया, जिसमें स्टार्टिंग में ही चार आ गया, वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, इसी तरीके से शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 सालों का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे हम? शताब्दी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी किस में आ जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। मैं अब आपको बताती हूँ पंसेरी, ये भी नहीं होगा। इसमें पूछा है बहुव्रीहि समास बताइए, तो पंजाब। देखिए, पंजाब मतलब एक अलग ही अर्थ देगा। कैसे? पांच नदियों का समूह होता है। क्या होता है? पांच नदियों का समूह जो होता है, पांच नदियों का समूह, उसको कहते हैं हम पंजाब। पंजाब क्या है? पांच नदियों से, यहाँ पर पांच नदियों से मिलकर बना हुआ है, उसको कहा जाता है पंजाब। तो पंजाब क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। इसने एक अलग ही अर्थ हमें प्रदान कर दिया। ठीक है, इसका आंसर होगा पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, यथाशक्ति में समास है। इससे पहले देखिए जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिए, इसलिए मैं अब उससे आगे के डिस्कस कर रही हूँ। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर यथा हो, प्रति हो, पर हो, बे हो, उप हो, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, मतलब उपसर्ग तरीके से जो काम करेंगे, उपसर्ग के तरीके से जो काम करेंगे शब्द के शुरुआत में, तो वहां पर होगा आपका अव्ययी भाव समास। जैसे कि मैंने आपको बताया यथाशक्ति, तो यथा इसमें लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्योंकि क्या लगा हुआ है? यथा। यहाँ पर लगा होता है, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन लगा, प्रति लगा होता, दिन लगा होता, तो भी क्या होता? आपका अव्ययी भाव समास होता। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए, आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया ना? यथाशक्ति मतलब अव्ययी भाव समास। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहले तो देखिए, जहाँ जब भी क्वेश्चन के अंदर नहीं देखने को मिला, आप फौरन उसको अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन करने का मतलब ये हो गया कि अब आप क्वेश्चन का आपका फोकस रहेगा कि इसमें नहीं पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, जो अलग ही अर्थ थे। ठीक है, देखिए पंसेरी, बारासिंगा, कुसुमायुध, दीर्घ बाहु, तो देखिए इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो नहीं होगा वो होगा पंसेरी। पंसेरी बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ रघुपति। रघुपति, इसमें पूछा गया है कि रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रघुपति मतलब एक अलग ही अर्थ दे रहा है, रघुपति, तो ये हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास। देखिए द्विगु समास क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिनती तो है ही नहीं। इसमें कहीं गिनती आपको शुरुआत में दिख रही है, जैसे कि चौराहा होता, या फिर दो राहों का समूह दुराहा होता। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें गिनती होती, त्रिभुवन होता, तो जिसमें गिनती शुरू के वर्ड में दिखेगी तो वो होगा द्विगु समास। और देखिए द्वंद्व क्यों नहीं होगा? द्वंद्व में क्या होगा कि आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा,
बीच में विग्रह करने पर और देखने को मिलेगा, या मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। और कर्मधारय क्या होता है कि कर्मधारय समास में तुलना की जाती है, ठीक है। विशेषण विशेष्य होगा, उपमा उपमान होगा, उपमेय उपमान होगा, तो इसमें क्या होगा, एक तुलना देखने को मिलेगी, तो तब आपका होगा कर्मधारय समास। तो इसमें से तीनों में से कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा रघुपति, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। देखिए अब हम स्त्री पुरुष एकदम कहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता ना, हम क्या बोलते हैं स्त्री और पुरुष। तो देखिए इसका विग्रह करने पर हमें क्या मिला, स्त्री और पुरुष। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम विग्रह करेंगे समास का, तो उसमें जैसे कि बीच में और आएगा या योजक चिन्ह आएगा, तो वहां पर होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु मैंने आपको बताया, द्विगु मीन्स मतलब द्विगु कौन सा समास होगा जिसमें गिनती होगी। गु से आप आइडिया लगाइए, गा गा मीन्स गिनना, ठीक है। तो द्विगु, तो द्विगु देखे त्रुभुवन, त्रुभुवन, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, दशानन, एक दंत। तो देखिए आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा समझाने की अच्छे से कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए त्रिभुवन मतलब तीन भवनों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुवन। तो मतलब स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, तीन आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। देखिए एक दंत मीन्स गणेश, तो अलग ही अर्थ दे दे, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, कौन, रावण। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण। और त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये तीनों ही अलग अर्थ देंगे। दशानन मीन्स रावण का अर्थ दे रहा है, एकदंत मीन्स गणेश का अर्थ दे रहा है, इसी तरीके से त्रिनेत्र मतलब अलग ही भगवान का अर्थ दे रहा है। तो ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। लेकिन द्विगु समास का कौन हो जाएगा, त्रिभुवन, तो मतलब तीन भवनों का जो समूह है उसको कहा जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। पूछा है कि समास का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है कि समास का अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है उसी को कहते हैं समास। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा, संक्षेप। जैसे कि हमने लिखा, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा राजपुत्र, मैंने यहाँ पर लिख दिया राजपुत्र, मैंने क्या लिखा राजपुत्र। लेकिन अब देखिए मैंने तो संक्षेप में करके इसको लिख दिया ना। अब अगर इसका विग्रह करूंगी तो मैं क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो इसका विग्रह करने पर तो इतना बड़ा हो गया, मैंने इसको संक्षेप में लिख दिया राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। तो इसका समास का अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप। क्या हो जाएगा, संक्षेप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि उपकूल, उपकूल में कौन सा समास है। तो देखिए उपकूल पहले ही क्या लग गया, उप लग गया। तो मैंने आपको बताया, आपको पता है हिंदी में उपसर्ग बताइए कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हिंदी में उपसर्ग होते हैं आ, अव, उप, अप। तो देखिए उप क्या है, उपसर्ग है। और मैंने क्या बताया था, जिस शब्द की शुरुआत उपसर्ग से होगी, उपसर्ग से होगी, उसमें क्या हो जाएगा, वो होगा आपका अव्ययभाव समास, ठीक है। तो देखिए इसमें उपकोल मतलब पहले उप लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अव्ययभाव समास हो जाएगा। और देखिए द्वंद्व मैंने आपको भी बताया कि द्वंद्व समास क्या होगा, जिसमें कि योजक चिन्ह होगा, और होगा, अथवा होगा, या होगा, तो ठीक है, तो वहाँ होगा द्वंद्व समास। और द्विगु समास मैंने आपको बता ही दिया, द्विगु समास में जिस शब्द की शुरुआत में गिनती देखने को मिलेगी वहाँ होगा द्विगु समास। और देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें कारक विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने हटा दो, बाकी कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है। यहाँ तक 6 कारक विभक्ति तत्पुरुष समास में माने जाती हैं। अगर आप समास का विग्रह करेंगे और उसमें इन 6 कारक विभक्ति में से कोई है तो वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए पतझड़, पतझड़ में समास है। क्या पूछ रहा है, पतझड़ मतलब एक अलग ही सीजन की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए पतझड़ हमने एक अलग ही अर्थ निकाल लिया, यानी कि पत्ता झड़ रहा है, बल्कि एक पतझड़ एक अलग ही मौसम हो गया, ठीक है। पतझड़ का मौसम होता है, तो ठीक है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये पतझड़ जो है एक अलग ही मौसम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, बहुव्रीहि समास, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन से मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करूंगी। 41 क्वेश्चन देखिए, प्राण प्रिय में कौन सा समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, प्राण प्रिय में कौन सा समास है। तो देखिए तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास तो होगा ही नहीं, बहुवीर्य कोई अलग अर्थ दे ही नहीं रहा, तत्पुरुष कारक विभक्ति आप इसका विग्रह करेंगे नहीं मिल रहा, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी,
कर्मधारय समास। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द्वंद्व भी इसमें नहीं होगा, ठीक है, और ये कर्मधारय इसका आंसर होगा। तत्पुरुष इसमें है नहीं, क्योंकि विग्रह करोगे आपका नहीं हो रहा, कारक विभक्ति देखने को नहीं मिली, और बहुव्रीहि एक अलग अर्थ ये नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। अब चलते हैं, देखिए अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। अनुरूप, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो जाए वहां पर सीधा आंसर होगा आपका अव्ययीभाव समास। जैसे कि आ, अव, उप, प्रति, प्रा, बे, इस तरीके के शब्द जब लगे हुए होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप में क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। चलिए अब चलते हैं, इसका आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशांतर में कौन सा समास है। देखिए द्विगु तो है नहीं, गिनती तो है नहीं, द्वंद इसके टुकड़े नहीं हो रहे, कर्मधारय किसी की तुलना नहीं हो रही, तो इसमें आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा ए, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, तत्पुरुष। देशांतर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। चलिए अब चलते हैं, गगनचुंबी में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मैं आ चुकी हूँ। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए गगनचुंबी में जो समास है, गगन को चूमने वाला, मैंने इसका विग्रह करा जैसे कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को, तो कर्ता ने क्रम को, क्रम आ गया ना, जैसे कारक विभक्ति में आपने पढ़ा होगा, क्रम को, ठीक है, क्रम को, कर्ता ने क्रम को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान में आ जाएगा के लिए, ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा आपका संप्रदान के लिए, संबंध का के की, क्या आ जाएगा, संबंध के साथ हो जाएगा का के की, ठीक है, इस तरीके से होती है कारक विभक्ति, आपने पढ़ी होंगी। तो मैंने भी आपको बोला कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो देखिए को किसके साथ आया, को जो आया है ये आया है आपका क्रम के साथ, तो इसमें आपको समझ गए ना कि तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कहाँ है तत्पुरुष, ये रहा, तत्पुरुष समास में क्या आ गया, कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, कर्म को, गगन को चूमने वाला, तो को आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा, को किस में जा रहा है, कर्म में जा रहा है, कर्म तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा कर्म, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 44 का बी आंसर, कर्म को। तो ये हो गया ना, गगन को तो क्रम के साथ आता है को, तो तत्पुरुष में कौन सा समास है, क्रम, क्योंकि जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके साथ कारक विभक्ति का देखा जाता है, कारक विभक्ति होती है, तभी हम विग्रह करेंगे तो आपको कारक विभक्ति देखने को मिलेगी, वहाँ होगा आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सी कारक विभक्ति है, तो वो है क्रम को, ठीक है, तो क्रम तत्पुरुष, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन में मैच हो गया, ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ ऑप्शन बोल दूंगी जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए शताब्दी शब्द में समास है, शताब्दी शब्द में जो समास है, तो इसने पूछा शताब्दी, आपको पता है शताब्दी मीन्स सेंचुरी, तो 100 सालों का जो समूह होगा, 100 सालों का जो जितने भी वर्ष हैं 100 साल के टोटल, तो उसको मतलब स्टार्टिंग में 100 आ गया ना, तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसमें कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। पहले तो देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इसमें दिया है तत्पुरुष, होगा ही नहीं। बहुव्रीहि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बहुव्रीहि। अब इसका ऑप्शन नंबर सी एंड डी देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी शताब्दी में कौन सा समास है। देखिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है हमें, इसका नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, और फिर क्या दिया है, ऑप्शन डी दिया हुआ है कर्मधारय। तो शताब्दी शब्द में आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा शताब्दी शब्द में, आपका आंसर हो जाएगा 100 सालों का जो समूह है उसी को कहते हैं हम शताब्दी। तो 100 स्टार्टिंग में गिनती मिल गई, तो आंसर होगा द्विगु समास, ठीक है, आपको समझ में आया होगा द्विगु समास। चलिए अब वो कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखिए अव्ययी भाव समास जा रहे हैं, तो आप पहले निश्चिंत हो जाइए कि उसमें क्या पूछा जाएगा, उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, अव्ययी भाव समास की, जिसमें स्टार्टिंग में ही उपसर्ग देखने को आपको मिलेगा। ये बात मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, और आई होप कि जितनी बार मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया आपको सारे समास टिप्स पे आ जाने चाहिए। देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है चक्रपाणि नहीं, महादेव बिल्कुल नहीं, कमल नयन मतलब कमल के समान जिसके नयन है, तो कर्मधारय समास होगा, ये तो होगा ही नहीं। चक्रपाणि बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। तो इसने पूछा है अव्ययी भाव समास, तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जब उपसर्ग लगा होगा, भर पेट, भर लग गया ना तो उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, भर पेट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भर पेट, यही इसका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बहुव्रीहि समास बताइए, बहुव्रीहि समास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए विद्यासागर, लालमणि, गिरिधर, प्राण प्रिय, तो बहुव्रीहि समास मैंने आपको बताया कि जो अलग ही अर्थ देते, तो ये हो जाएगा आपका गिरिधर, क्या हो जाएगा, गिरिधर, इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या पूछा कि द्वंद्व समास, अभी मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास क्या होता है, जिसको विग्रह करने पर
योजक चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो आपको योजक चिन्ह देखने को मिल ही रहा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इनका जब विग्रह करोगे तो इनमें और आएगा, बीच में क्या आएगा, और आएगा। और क्या पूछा जाएगा इसमें, बीच में या आएगा। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है छल कपट, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा करेक्ट। छल और कपट, इसका विग्रह करो तो क्या आ रहा है, छल और कपट, मतलब विग्रह करने में बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। ठीक है, तो इसका विग्रह करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ऋण से मुक्त। तो देखिए इसका विग्रह करने पर ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या करेंगे आप, ऋण से मुक्त। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे 49 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं समास के। पहले मैंने आपको पूरा समास चैप्टर पढ़ाया है, उसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आई होप कि आप समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाएंगे। जितना मैं करा रही हूँ उसे अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आप एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट को जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आपने इतना पढ़ लिया तो आप ट्रस्ट करिए कि आप हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर अपने चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।